नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है रात का दर्द। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वो ख्वाब ही क्या जिसमें तुम न हो, वो बात ही क्या जिसमें तुम न हो, वो रात ही क्या जिसमें तुम न हो। कहते हुए देव ने उसे अपनी ओर खींचने का प्रयास किया। प्रभा भागकर बेडरूम से बाहर निकलने लगी। उसके पति देवजी ने उसे दरवाजे पर ही पकड़ लिया और खींचकर दोबारा बिस्तर में ले आए। उसने छूटने के लिए काफ़ी जोर लगाया मगर छूट नहीं पाई। देवजी अपने शरीर का पूरा भार लिए उस पर चढ़ गए। वह बुरी तरह दब गई। जब उसका तिल मिलाना बंद हुआ तब वे उसकी छाती से शुरू करने लगे। नहीं, प्रभा चीखी, डर मत, आज आराम से करूँगा, कहकर देवजी गीले होठों से उसे चूमने लगे। मगर एक उबाल आने की देर थी कि तैश में आकर देवजी वहशी हो गए और उन्होंने उसकी गोरी नरम चमड़ी पर निशान बना दिए। प्रभा जोर से चिल्लाई। अचानक हुए तीखे दर्द ने मानो उसे पागल कर दिया हो। उसने बाल नोचकर देवजी का सिर अपने से जुदा करने की कोशिश की। बदले में देवजी ने पुरजोर अपनी देह उसके ऊपर छोड़ दी। उसे मजबूर करके मन चाहे तरीके से मन चाहे समय तक लूटा। काम हो जाने के बाद वे उतरे और लुढ़क कर बिस्तर में अपनी वाली साइड पर जाकर सो गए। प्रभा देर रात तक रोती रही। उसकी सुबकियाँ सुनने वाला कोई न था। फिर भी उसके मन के किसी कोने में इस बात का चैन था कि कम से कम आज का नरक बीत गया। प्रभा को घिन आती थी रोज रोज के मेल मिलाप से, पर उसके पति मानते नहीं थे। उनकी आदत बन चुकी थी रोज रात को 11 बजे तक शराब पीना और फिर उसकी सोई हुई देह के साथ मनमानी करना। वह जितना मना करती वे उतनी ही मर्दानगी दिखाते। कभी कभी उसे इतना गुस्सा आता कि मन होता तकिए के नीचे छुरा रखकर सोए, मगर छुरा चलाने के लिए हिम्मत चाहिए होती है जो उसके पास नहीं थी। बात घर की चार दीवारी से निकल न जाए, इस बात का डर भी था और शर्म भी। उनकी शादी को 20 साल हो चुके थे। बच्चे बड़े होकर पढ़ने के लिए विदेश जा चुके थे, मगर उनकी हर रात ऐसे गुजरती मानो वे दूल्हा दुल्हन हों। देवजी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते थे। न जाने कहाँ से इतना गंध सुनकर आते और रोज रात उस पर आजमाते। एक बार प्रभा ने पुलिस में शिकायत करने की धमकी दी, मगर कुछ फर्क नहीं पड़ा। देवजी को पता था कि वह कहीं नहीं जाएगी। एक बार आधी रात में देवजी की नाजायज हरकत पर प्रभा ने चेतावनी दी कि सुप्रीम कोर्ट ने मियाँ बीवी की आपस की ज़बरदस्ती को गैरकानूनी करार दिया है। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट के लिए देवजी रुके थे और फिर से अपने रूप में आ गए। अगले दिन दफ्तर जाते वक्त उसकी आंखों में पिछली रात की कहानी घूम रही थी। अपना दुख हल्का करे भी तो किसके साथ, बहन से कहते हुए शर्म आती थी। वह बेचारी तलाकशुदा थी और पिछले 15 सालों से
अकेली रह रही थी। फिर उसे डर लगता था कि कहीं बहन ऐसी सलाह न दे दे जिससे उसकी ज़िंदगी में भी कोर्ट कचहरियों के चक्कर पड़ जाएं और शादी टूटने के कगार पर आ जाए। दफ्तर में एक बार उसने अपनी सहेली से पूछा था कि उसकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी है, तो पता लगा कि वे 3-4 दिन में एक बार करते हैं और वह भी 2 मिनट में खत्म। प्रभा ने अपनी बात बताई तो वह कमबख्त सहेली बोली, तो मज़े लेना। कभी अपने पति को दिन के समय प्यार से समझाने की कोशिश करती तो वे समझ जाते, पर रात को बिस्तर पर लेटते ही सब भूल जाते। या उनके दोस्तों की सेक्स लाइफ भी उनकी तरह थी। देवजी तपाक से बोले, अरे नहीं, वंश बता रहा था कि उसका और उसकी बीवी का मामला तो बहुत ही मैकेनिकल रहता है। प्रभा एक दिन अपनी सहेली सुनीता के पास गई। वह एक महिला संगठन में काम करती थी। दोनों ने मिलकर इस समस्या पर बातचीत की। सुनीता ने एक कहानी सुनाई। वह एक दफ़ा किसी गांव की औरतों को कन्या भ्रूण हत्या के बारे में समझाने गई थी। उसने वहां इकट्ठा हुई औरतों को बताया कि कैसे पेट में पल रही कन्या के सिर को पैनी चिमटी से तब तक कुचला जाता है जब तक वह मर न जाए। ऐसा मामला सुनकर औरतों को समझ आ गया कि कन्या भ्रूण हत्या किसी कत्ल से कम संजीदा गुनाह नहीं है। कुछ समझा? सुनीता ने पूछा। नहीं, इस दुनिया में घिनौने से घिनौने पाप होते हैं, बस ज़रूरत है उन पर रोशनी डालने की। एक बार जो लोगों को पता चल जाए कि ऐसा हो रहा है तो गंदगी के कीटाणु झुलस कर अपनी मौत मर जाते हैं, सुनीता ने समझाते हुए कहा। प्रभा सलाह तो समझ गई थी, मगर उसे गैर अमली जानकर खामोश रह गई। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, फिर और बहुत सी बातें थीं जिनकी वजह से रिश्ता तोड़ना सही सलाह नहीं थी। किसी की शराब कैसे छुड़वाई जाए, इस पर प्रभा ने काफ़ी खोज की। उसे लगता था कि अगर देवजी की शराब पीने की आदत छुड़वा दी जाए तो उसकी हालत में सुधार हो जाए। प्रभा ने कोशिश की, नीम हकीमों के पास गई, टोने टोटके किए, सब्जियों का जूस दिन में 4 बार पिलाया। सयानों से ठीक कहा है कि शराब और जुए जैसी लतें कभी किसी की नहीं छूटती। प्रभा ने अपनी दूर की ननद से मदद मांगनी चाहिए, मगर उसके मन में देवजी के लिए किसी पुरानी बात को लेकर कोई मलाल था, जिसकी वजह से उसने अपना पल्ला भी नहीं पकड़ाया। प्रभा ने और भी कई कोशिशें की, पर मायूसी ही हाथ लगी। प्रभा को एक वाहियात ख्याल आया। उसकी गली में से एक आदमी निकलता था जो उसे देखकर फूहड़ इशारे करता था। प्रभा ने सोचा कि उसकी मदद ली जाए तो हो सकता है कि लोहा लोहे को काट दे, मगर फिर यह सोचकर पीछे हट गई कि अगर वह आदमी मुसीबत की तरह पीछे पड़ गया तो अच्छी खासी बदनामी हो जाएगी। एक देवजी पीछे से उतरेंगे और दूसरा पीठ पर सवार हो जाएगा। किसी को क्या जवाब देगी कि आखिर वह आदमी पीछे पड़ा कैसे। ओशो कहते हैं कि आदमियों में सेक्स करने की चाह एक फूल की तरह होती है। जैसे फूल खिलता है, यह चाह जागती है, और जब वे जवानी पार कर लेते हैं तो जैसे फूल मुरझा जाता है, यह चाह भी खत्म हो जाती है। इसका मतलब था कि उसे देवजी के अंदर का फूल मुरझाने का
इंतजार करना होगा, यानी उसे अभी और कई साल तक नरक भोगना होगा। वक्त गुजरता गया, प्रभा के दुखों को निजात न मिली। उसको अक्सर एक सपना आता था कि वह एक लंबी रेस में भाग रही है। उसने एक धाविका के कपड़े पहने हुए हैं। पसीने में तरबतर भरी सड़क पर, बीच बाजार में, गली में, मोहल्ले में वह भागी जा रही है। एक अंधी दौड़, मोड़ आता है तो मुड़ जाती है, कोई अटकल आती है तो बाजू से निकल जाती है, मगर वह भागती रहती है। यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। इस दौड़ की न कोई मंजिल है और न कोई पड़ाव। कुछ दिनों बाद प्रभा को देवजी के गांव जाना पड़ा। वह जगह हरियाणा के एक बेहद पिछड़े देहात में थी। उनके चचेरे भाई की शादी का न्योता था। शादी के माहौल में एक ऐसा समय आया जब घर के आंगन में बैठी औरतें यूं ही बतिया रही थीं। प्रभा भी उनमें जाकर बैठ गई। कोई देवजी की चाची थी, कोई ताई, कोई भाभी तो कोई पड़ोसन। बातों बातों में मर्दों की औरत पर रौब जमाने की बातें चल निकलीं। एक भाभी ने बताया कि कैसे एक बार उनके घर में किसी रिश्तेदार के आने पर उनसे खाना बनाने में जरा सी चूक हो गई। इस बात को लेकर उनके पति ने बात को इतना खींचा कि भाभी का जीना मुश्किल कर दिया। उनके मायके में शिकायत लगाई, हर आए गए के सामने बात को छेड़ा। बात तब खत्म हुई जब भाभी ने किसी अगले मौके पर उस ही रिश्तेदार की आओ भगत जी जान लगाकर न कर दी। माफ़ी मांगी सो अलग। तभी एक बूढ़ी अम्मा बोली, अरे क्या तुम लोगों ने सुना है कृष्णा का किस्सा? क्या किस्सा है उसके बारे में? किसी ने पूछा। अरे वह इतना जालिम था कि जब देखो तब अपनी बीवी को मारने के लिए तैयार रहता था। एक बार वह चूल्हे पर खाना बना रही थी। कृष्णा ने बेंत से मार मार कर बेचारी के कोहने घुटने छील दिए। एक बूढ़ी औरत बोली, अजी गृहस्थ सुख तो इतना बड़ा सुख है कि इसको पाने के लिए जो भी सहना पड़े सह लेना चाहिए। इसी में औरत की इज्जत है। उनकी बातें चलती जा रही थीं। अरे घर में मर्द होना जरूरी है, चाहे लंगड़ा लूला ही क्यों ना हो। चाची बोली, मैं तो कहती हूँ कि घर के दरवाजे पर मर्द की चप्पल भी पड़ी हो, वह भी बहुत बड़ी चीज़ है। उसी को देखकर समाज चुप हो जाता है। प्रभा को एक अजीब तरह की घबराहट हुई। वह उठकर हवेली के अंदर चली आई। देर तक उसके दिमाग में उन औरतों की बातें घूमती रहीं। उनकी नज़र में औरत अभी तक मर्द के पैर की जूती थी। फिर उसने अपनी जिंदगी की ओर एक तरफा होकर सोचा। प्रभा का दुख ऐसा नहीं था कि देवजी उसे मारते पीटते हों या मेहमानों के आगे सिर झुकवाते हों। बस रातों को ही सेक्स चाहते थे, अपनी पसंद का, अपने तरीके का, जिसमें न सिर्फ उन्हें राहत चाहिए थी बल्कि अपने वहशीपन की खुराक भी। बाकी समय तो वे ठीक रहते थे। जब सूफी होते तो उनसे बढ़िया कोई आदमी ही नहीं था। प्रभा प्रभा करके उसके आगे पीछे फिरते थे। प्रभा एक शहर में रहने वाली कामकाजी औरत थी। वह उन औरतों की इस बात से इत्तेफाक रखती थी कि घर में मर्द की मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। यह समाज ही कुछ ऐसा है, इसे बदलने में अभी बहुत समय लगेगा। उसकी सहेली सुमन
जो उसके दफ्तर में ही काम किया करती थी, किसी वजह से कुंवारी रह गई। उसकी कैसी कैसी कहानियाँ बनती थीं। दफ्तर में काम करने वाले एक अधेड़ उम्र के नरूला जी से, जिन्होंने कभी उसे एक दो बार लिफ्ट दी थी, के साथ उसे जोड़ा जाता मानो दोनों में कुछ गंभीर मसला हो। अगर कभी प्रभा लोगों को नकारने की कोशिश करती तो अपने आप को बेबस पाती। पितृसत्तात्मक व्यवस्था की जन्मी रूढ़िवादी सोच ने लोगों के दिमागों में ऐसा घर किया हुआ है कि उसे निकालना उस अकेली के बस की बात नहीं। फिर जितने मुंह उतनी बातें, वह किस किस को रोकती। फिर वह चपरासिन सीमा, जवान, सुंदर, भरी छाती वाली मगर गरीब, ऊपर से वह विधवा हो गई बेचारी। सादी सूती साड़ी में जिस्म ढककर बिना साज श्रृंगार के आती थी, सारा दिन नजरें नीची रख के काम करती रहती, मगर फिर भी प्रताप नाम का दरिंदा उसका पीछा नहीं छोड़ता था। सारे मुलाजिमों के सामने उस पर डोरे डालने से बाज नहीं आता था। लंबा चौड़ा 6 बच्चों का बाप बेशर्मी से कहता था, सीमा तू किसी चीज़ की फिक्र मत करना, पैसों की तो बिल्कुल ही नहीं। सीमा को वह रखेल बनाने के चक्कर में था और वह विधवा पुष्पा, जिसकी दफ्तर में ही काम करने वाले एक बूढ़े वर्मा जी के साथ दोस्ती थी, कि कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। वह उन्हें अपना दोस्त मानती थी, उनके साथ घर परिवार के दुख सुख कह लेती थी। अपनी जवान होती बेटी के लिए रिश्ता ढूंढने में पुष्पा को दिक्कत हो रही थी। उसने वर्मा जी से मदद मांगी। दोनों एक ही समझ के थे। वर्मा जी ने अपनी साख लगाकर एक रिश्ता ढूंढ निकाला। दहेज में कार देनी पड़ी, लेकिन लड़की की शादी ठीक ठाक निबट गई। बात मगर यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन वे पुष्पा के घर रात को पहुंच गए। मौका पाकर उसकी बाह अपनी ओर खींची। पुष्पा नहीं नहीं वर्मा जी कहकर पीछे हो गई। फिर क्या था, वर्मा जी ने अगले दिन यह किस्सा आम कर दिया। अगर पुष्पा के पति जिंदा होते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। गांव से शादी निपटाने के बाद प्रभा और देवजी घर वापस आ गए। अब उसने पंख फड़फड़ाने बंद कर दिए। उसके माँ बाप मर चुके थे। भैया भाभी 7 समंदर पार रहते थे। एक बहन थी जो तलाक और जिल्लत झेलते झेलते पथरा गई थी। अपने हालात को मद्देनज़र रख कर उसने अपने पिंजरे में ही खुशी ढूंढने की कोशिश की। अब भी प्रभा को वही सपना आता था, मगर थोड़ा सा अलग। सपने में वह खुद को भागते हुए देखती, भीड़ में बिना किसी की परवाह किए, पसीना पसीना होने के बावजूद वह भागती रहती। भाग भाग कर उसका जिस्म गठीला हो चुका है। उसकी टांगों में ताकत आ गई है, बाजुओं में भी, और वह बहुत खूबसूरत हो गई है। चेहरे का नूर बढ़ गया है। लोग उसे कामयाब मानकर इज्जत दे रहे हैं। अब प्रभा की जिंदगी बढ़िया गुजरती है। हाँ, लेकिन कभी कोई जब उसके कांच के घर पर पत्थर फेंकता है तो सारा ढांचा टूटकर बिखर जाता है, जिसे समेटने में उसे दोबारा मेहनत करनी पड़ती है। वह रोज़ तप करती है और रोज़ उसका स्वाद भोगती है। अब प्रभा को हालातों से समझौता करना आ गया है, इसलिए अब वह खुश रहना सीख गई है। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइए।